नमस्कार। आज हम आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प सिद्धांत को समझने वाले हैं। देखिए, किसी को अपराधी ठहराना सिर्फ यह देखना नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि उस काम को करते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो चलिए आज कानून के इसी जरूरी पहलू को समझते हैं जिसे कहते हैं मेंस रिया यानी दोषी मन का सिद्धांत। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की जड़ में है। सवाल है, व्हाट ट्रूली मेक्स एन एक्ट अ क्राइम? इज इट द एक्शन अलोन और इज समथिंग एल्स रिक्वायर्ड? यानी किसी भी काम को असल में अपराध क्या चीज बनाती है? क्या किसी का कोई गलत काम कर देना ही काफी है, या फिर उस काम के पीछे की सोच, उसका इरादा, इसकी भी कोई अहमियत होती है? इस सवाल का जवाब हमें कानून के एक सदियों पुराने लैटिन सिद्धांत में मिलता है। यह सिद्धांत आज भी दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ की नींव माना जाता है, और वो सिद्धांत है एक्टस नॉन फासिट रियम निसी मेंस सिट रिया। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। इसका मतलब है सिर्फ कोई काम कर देने से कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं बनता जब तक कि उसका मन, उसका इरादा भी दोषी ना हो। तो इसी सिद्धांत से हमें पता चलता है कि कानून की नज़र में कोई भी घटना तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उसके दो जरूरी स्तंभ एक साथ न खड़े हों। इन दोनों का मिलना ही किसी काम को अपराध की श्रेणी में लाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये दो स्तंभ आखिर हैं क्या। देखिए, एक तरफ है दोषपूर्ण कार्य, जिसे हम रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं। ये वो असल काम है जो किया गया, जिसे हम देख सकते हैं, जो बाहरी दुनिया में हुआ। और दूसरी तरफ है दुराशय यानी मेंस रिया, जिसका मतलब है उस काम को करने के पीछे का गलत इरादा या दोषी मन। तो जब ये दोनों चीजें, एक गलत काम और उस काम को करने का गलत इरादा, एक साथ मिल जाती हैं, तभी कानून की नज़र में एक अपराध पूरा होता है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, क्योंकि कानूनी बातें कभी कभी थोड़ी उलझा देती हैं। इसलिए एक आसान से उदाहरण से देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। सोचिए कि एक आदमी एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा है और उसकी नज़र छाता स्टैंड पर पड़ती है। उसके मन में ख्याल आता है कि चलो किसी और का छाता चुरा लेता हूं। मतलब उसके मन में चोरी का इरादा यानी मेंस रिया तो है। वो एक छाता उठाता भी है, लेकिन जैसे ही उठाता है उसे पता चलता है कि अरे ये तो मेरा ही छाता है। अब यहां क्या हुआ? मन में गलत इरादा तो था, लेकिन गलत काम हुआ ही नहीं। उसने अपनी ही चीज उठाई थी, इसलिए कानून की नज़र में कोई अपराध नहीं हुआ। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर गलत काम तो हो जाए पर उसके पीछे कोई गलत इरादा हो ही ना। चलिए इसे भी एक और स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए एक शिकारी घने जंगल में है। उसे एक झाड़ी के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और उसे लगता है कि कोई जानवर है। वो गोली चला देता है, पर असल में उस झाड़ी के पीछे एक इंसान छिपा हुआ था जिससे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहां देखिए, एक भयानक काम तो हुआ, एक इंसान की जान चली गई, लेकिन क्या शिकारी का इरादा किसी इंसान को मारने का था? नहीं, उसका मेंस रिया यानी किसी इंसान को मारने का इरादा वहां था ही नहीं। क्योंकि दोषी मन मौजूद नहीं था, इसलिए इसे हत्या का अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, लापरवाही का मामला जरूर बन सकता है, पर यह हत्या नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत हैं, ये हमारे भारतीय कानून में कैसे लागू होता है, और ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप कानून को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में आपको हर जगह मेंस रिया शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके बजाय हमारे कानून बनाने वालों ने बहुत समझदारी से हर अपराध की परिभाषा के अंदर ही कुछ ऐसे शब्द डाल दिए हैं जो उस अपराध के लिए जरूरी मानसिक स्थिति को बताते हैं। जैसे चोरी के अपराध के लिए बेईमानी से इरादा होना जरूरी है, धोखाधड़ी के लिए कपटपूर्ण ढंग से काम करना जरूरी है, किसी अपराध के लिए जानते हुए या साशय यानी इंटेंशनली काम करना जरूरी है। ये शब्द ही उस अपराध के मेंस रिया को साबित करते हैं। मेंस रिया का ये सिद्धांत इतना जरूरी है कि हमारा कानून ये भी मानता है कि कुछ लोग गलत इरादा रखने में सक्षम ही नहीं होते। इसीलिए आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस यानी सामान्य अपवाद का एक पूरा चैप्टर है। जैसे कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे कानूनी तौर पर अपराधी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि उनमें अपने काम के सही गलत नतीजों को समझने की क्षमता ही नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हर अपराध के लिए गलत इरादे का होना जरूरी ही है?
जवाब है नहीं। कानून में कुछ ऐसे खास मामले भी हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जहां आपका इरादा अच्छा था या बुरा, ये मायने ही नहीं रखता। सिर्फ आपका काम ही आपको जिम्मेदार ठहराने के लिए काफी होता है। समाज के बड़े हित और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून कुछ मामलों में इरादे को नजरअंदाज कर देता है। इन्हें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस यानी कठोर दायित्व वाले अपराध कहते हैं। ये मामले अक्सर लोगों की सेहत और सुरक्षा से जुड़े होते हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस फैलाना, मिलावटी खाना बेचना या फिर कोई खतरनाक सामान बिना सावधानी के रखना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे दवाइयां या पटाखे। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ये चीजें बेचता है तो ये अपने आप में ही एक अपराध है। अब यहाँ ये दलील काम नहीं करेगी कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था या उसे कानून पता नहीं था। नहीं, नियम तोड़ने का काम ही उसे जिम्मेदार बनाने के लिए काफी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सके। अब आते हैं इस सिद्धांत के सबसे दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से पर। ये वो हालात हैं जहां एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए नेक नियति से एक ऐसा काम किया जाता है जिससे शायद कोई छोटा नुकसान हो जाए। ये वो मामले हैं जहां कानून काम के पीछे के अच्छे इरादे को देखता है और उसे अपराध नहीं मानता। इन केस स्टडीज को समझने से पहले ये पक्का कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि कानून से जुड़ी ऐसी गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। ये उदाहरण आवश्यकता के सिद्धांत को बहुत अच्छे से दिखाता है। सोचिए, एक मोहल्ले में आग लग गई है और वो तेजी से फैल रही है। एक आदमी आग को बाकी घरों तक फैलने से रोकने के लिए बीच में पड़ने वाले कुछ घरों को गिरा देता है। अब घर गिराना तो नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वो ये काम नेक नियति से यानी गुड फेथ में बाकी लोगों की जान और माल बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ उसका मकसद एक बड़ी तबाही को रोकना था। इसलिए कानून की नज़र में उसका ये काम जायज़ है और वो किसी अपराध का दोषी नहीं है। अब इस दूसरे मामले को देखिए। यहाँ स्थिति और भी गंभीर है। सोचिए, एक बाघ किसी आदमी को उठाकर ले जा रहा है। एक दूसरा व्यक्ति उस आदमी की जान बचाने के लिए पूरी नेक नियति से बाघ पर गोली चलाता है। उसे पता है कि गोली गलती से उस आदमी को भी लग सकती है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं है और बदकिस्मती से गोली उस आदमी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ काम उस पीड़ित के भले के लिए ही किया गया था। हालात इतने गंभीर थे कि उससे पूछने का भी वक्त नहीं था, इसलिए गोली चलाने वाले की नेक नियति उसे हत्या के दोष से पूरी तरह बचा लेती है। और ये आखिरी केस हमें सद्भावना से दी गई जानकारी के बारे में बताता है। मान लीजिए एक सर्जन पूरी ईमानदारी और नेक नियति से अपने मरीज को बताता है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसका बचना नामुमकिन है। ये खबर सुनकर मरीज को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया, भले ही उसे यह अंदेशा था कि इस खबर का ऐसा नतीजा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच बताना उसकी जिम्मेदारी थी और उसने ये काम मरीज के हित में सद्भावना से किया था। तो मेंस रिया के इस मुख्य नियम और इसके इतने जरूरी अपवादों को समझने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? न्याय के तराजू पर किसी के इरादे का वजन असल में होता कितना है? तो निष्कर्ष ये है कि मेंस रिया का सिद्धांत सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये आपराधिक न्याय की आत्मा है। ये पक्का करता है कि किसी को सजा सिर्फ उसके काम के लिए नहीं, बल्कि उस काम के पीछे छिपे बुरे इरादे के लिए भी दी जाए। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि इंसान और मशीन में एक फ़र्क होता है और हमारा कानून इस फ़र्क को पहचानता है और इसका सम्मान करता है। जब तक कि किसी कानून में ये साफ साफ ना लिखा हो कि इरादे की ज़रूरत नहीं है, तब तक कोई भी अदालत किसी भी व्यक्ति को दोषी मन साबित किए बिना सज़ा नहीं दे सकती।